सवाल लिखा हुआ है कि ए ने कुछ रुपए निवेश किए और बी ने ए से 5,000 रुपये अधिक लगाए। बी ने ए से 5,000 लगाए। कहने को लगा ए जो एक्स लगा रहा है तो बी कितने लगाएगा, एक्स प्लस के 5,000। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, ठीक है। और ये पूंजी होगी। पूंजी होने के बाद में बोला गया है कि ए 5 महीने तक और बी कितना रहा है, 1 महीने तक, ठीक है। तो समय भी दे दिया है और 1 महीने ज़्यादा रहा है, 1 महीने अधिक रहा ना, ये रहा 1 महीने अधिक। तो इनका समय कितना है भाई, इसका 5 महीने है और इसका कितना हो गया, 6 महीने हो गया। कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक। उसके बाद में इन्होंने जो बोला है, जो लैंग्वेज है, बी को ए से 6,000 रुपये अधिक प्राप्त हुए। कुल लाभ कितना है, 26,000। अब किसको अधिक प्राप्त हुए, बी को। यानी अगर ए को जो लाभ है वो एक्स है तो बी का लाभ कितना, एक्स प्लस के, दोनों को जोड़ के 26,000 आ गया भाई। तो 2x बराबर 20,000 और x बराबर, इसका मतलब a का जो है 10,000 है और b का कितना है, 15,000 है भाई। ये 2x बराबर कितना है, 20,000, ठीक है। बात क्लियर होगी। तो a का मान कितना आएगा, 10,000 और b का मान कितना आ गया, 15,000। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चाहो तो इन्हें छोटा कर सकते हो, यहीं पे अनुपात ले सकते हो। वैसे ये क्या है, लाभ है। 26,000 है ना, हाँ ओके ओके ओके, छोटी मोटी मिस्टेक होती रहती हैं। ये 10,000 हो गया और ये 6,000 फालतू है तो 16,000 आ गया। बात क्लियर होगी जी, ठीक है। इन्हें चाहे छोटा कर लो, यहीं पढ़ा दो इसको। 2 पंजे 10 और 2 अट्ठा 5 8 का रेशो आ गया इनमें। और ये क्या है, लाभ है। और लाभ बराबर क्या होता है भाई, लाभ बराबर क्या होता है, पूंजी गुणा समय होता है। लाभ बराबर पूंजी गुणा समय होता है। बात समझ में आ गई। एक ही फॉर्मूला है, इससे को आप कैसे निकाल सकते हैं, आराम से, कोई दिक्कत नहीं आती। अगर हम पूंजी में समय की गुणा कर दें तो लाभ का अनुपात आ जाएगा। पूंजी में समय की गुणा करते तो लाभ का अनुपात आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो पूंजी में समय गुणा कर दें, ठीक है। तो पूंजी में समय गुणा कर दो भाई, कितना है ये 5x, ये कितना है भाई 6x। ये अनुपात होता ना, अनुपात ले लो भाई, गुणा करोगे, देखो गुणा ऐसे हो गई, ध्यान दो। ये हो जाएगा 5x और अनुपात बटे लगा दो भाई, 6x प्लस 30,000 बराबर हो जाएगा 5/8। अनुपात में ले लिया, बटे में आ गया। ये लाभ का अनुपात है, इनका अनुपात हो गया, पूंजी गुणा समय हो गया। बात क्लियर होगी। 30,000 है ये, 6x और 6 पंजे 30,000, ये 30,000 है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। इसे कैंची गुणा कर लो। कैंची गुणा करने में 8 पंजा 40x बराबर 5 छंग 30x प्लस 1.5 लाख आ गया। ये इधर पहुँच गया 10x बराबर, ठीक है। और x बराबर हो जाएगा 15,000। जब x की वैल्यू 15,000 होगी तो b का मान कितना आ गया, ये a का मान हो गया और b का मान हो गया 15,000 प्लस 5,000 बराबर 20,000। क्लियर होगी जी बात। ये आंसर आ गया, नोट कर लो। देखो सवाल करते हैं भाई। सवाल में है कि ए बी सी ने, हमने इस टाइप के सवाल किए हैं, लेकिन वहाँ पे क्या था कि जो एक बंदा होता था जो सैलरी ले रहा है, काम कर रहा है, यहाँ पे 2 बंदे हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं, बिल्कुल 2 वाला सवाल भी होगा और पेपर में आ चुका तो रिपीट हो जाते हैं। एसएससी के सवाल हमेशा रिपीट होते हैं। मैथ यही बना रहा है जो बढ़िया बनाता है, ठीक है। इसके मैथ का कोई तोड़ नहीं है एसएससी का। तो उनका जो निवेश है वो 30 है, 20 है और 10 है। तो 3 2 1 का अनुपात आ जाएगा भाई। अगर हम पूंजी की बात करें ए बी सी में तो 3 2 1 पूंजी रहेगी, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। फिर ये कह रहे हैं कि ए और जो बी हैं वो कार्यरत साझेदार हैं। साझेदार का मतलब ये होता है वो काम कर रहे हैं, यानी 3 लोग हैं, 3 लोग कोई बिजनेस करेंगे तो पैसे इकट्ठा कर रहे हैं। लेकिन ए जो सी बंदा है, हो सकता है कि वो बिजनेस में काम ना कर रहा हो। मैंने उस दिन भी बात ये बताई थी, वो पैसा लगा के चला गया है। अब जो बंदा पैसा लगा के चला जाएगा तो उसे उतना लाभ नहीं मिलेगा। लाभ किनको ज़्यादा मिलेगा, जो वहाँ बैठ कर काम कर रहे हैं। और वो कौन काम कर रहे हैं, 2 काम कर रहे हैं, ए और बी।
और इसलिए क्या काम करते हैं ये 10% तथा 15% वेतन के लिए, यानी सैलरी लेते हैं, तनख्वाह लेते हैं। बात क्लियर होगी? ये बात तो मैंने पहले ही समझा दी तुम्हें कि जो बंदा काम करेगा, बिजनेस में रहेगा, जो एक्टिव है वो ज़्यादा पैसे लेगा। फिर उसके बाद पूंजी के अनुपात में बढ़ता है। बिजनेस का यही फंडा है। ये फंडा नहीं होता कि पैसे लगा लिए 2 लोगों ने, एक मौज मार रहा है, घूम रहा फिर रहा, और एक बैठ के दुकान चला रहा है, और जैसे ही महीना ख़त्म हुआ तो लाजी आधा आधा करो। ऐसा बिजनेस नहीं चलता है। बिजनेस उसी रेशो में चलेगा, एक तो उससे तनख्वाह लेगा, फिर जिस अनुपात में पूंजी लग रही है उस अनुपात में पैसा बटेगा। ठीक, ये पूरा कंसेप्ट क्लियर है ना आपका? अब जो लाभ है कैसे है भैया? 10% और 15%। तो 10% और 15% का मतलब होता है ये 1/10 होता है, और 15% का मतलब होता है भैया 3/10। भाई 15% मतलब 3/20 होगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। यानी 15% का आप ऐसे लिख सकते हैं, देखो 10% का मतलब 10/100, 1/10, और 15% का मतलब होता है 15/100, 5 या 15, 5 से कट गया 20 बार, 3/। तो हम मानेंगे, माना जो कुल लाभ है वो 20 है। भाई 10 और 20 का एलसीएम 20 है, तो कुल लाभ कितना मानेंगे? 20। हम मानेंगे माना कुल लाभ कितना है? 20। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब 20 में से एक तो ये ले जाएगा। भाई देखो 20 में से 1/10 तो ले जाएगा, ठीक है। और 20 का 1/10 कितना होगा? 20 का 1/10 कितना होगा? 2। तो 2 तो इसके हिस्से में आ गए, और इसके हिस्से में कितने आए भाई? 3 इसके हिस्से में आ गए। बात समझ में आ गई? तो बटेगा कितना? 15 बटेगा। कुल लाभ कितना माना? 20। तो 20 का 1/10 2 होता है, यानी 20 में से 2 तो इसने तनख्वाह के ले लिए, और 20 का 3/20 3 होता है, 3 इसने ले ली तनख्वाह में। अब जब इन्होंने तनख्वाह निकाल के अलग रख ली, अब बचे 15, और कहा कि अब बांटो तीनों में पूंजी के हिसाब से, यानी ये तो हमारी तनख्वाह हो गई। नहीं फिर क्या फ़ायदा होता काम करने का? अब जो बटेगा वो कितना बटेगा भाई? 15 बटेगा, तीनों में बटेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब बांटने का तरीका ये होता है कि जो पूंजी है उसमें इसमें भाग कर देंगे। तो 3 और 2 5 और 1 15 में 6 का भाग जाएगा, बड़ी दिक्कत आएगी, तकलीफ होगी काटने में। तो हमने पता है कि 15 और 6 को बराबर कर लेते हैं, बात हमने कल भी सीखी थी। 3 और 2 5 और 1 6, और ये 15 है, तो 6 और 15 का एलसीएम 30। 30 बनाने के लिए यहाँ 5 से गुणा करनी पड़ेगी, और यहाँ 2 से गुणा करनी पड़ेगी। तो 2 गुणा फिर आगे भी होगी, 2 गुणा फिर इनमें भी होगी, और 2 गुणा फिर यहाँ भी होगी, ठीक। और यहाँ 5 गुणा होगी, फिर सब में 5 की गुणा होगी। तो 5 छंग 30, 5 एकम 5, 5 दूनी और 5 तिया, तो 30 तो बट गया इस हिसाब से। इसे 15 मिलेंगे, इसे 10 मिलेंगे, और इसे ये तो इनका बट गए पूंजी में। और जो इनका प्लस में है वो इसमें 4 फालतू मिल रहा है, इसे 6 फालतू मिल रहा है, यानी इसे 15 4 19 मिल रहे हैं इसे, और ये 5 पे रह गया बेचारा। अब इन्होंने बोला है कि जो सी का जो लाभ है वो कितना है? 3.75 लाख। सी का लाभ कितना है? और यहाँ पे कितना है? 5। तो 5 की वैल्यू कितनी होगी? 5 की वैल्यू होगी 3 हमसे पूछा है किसका लाभ? बी का। तो बी का नहीं 16 का मान चाहिए। तो जब 16 का मान करें तो 16 गुणा कर देंगे और 5 का भाग कर देंगे। तो 5 सत्ते 35, कितना बचा? 2, 5 आ गया। 16 गुणा करो, 16 पंजे हासिल कितना आया? 8, और 16 सत्ते कितने होते हैं? ठीक है, और 8 20 हो गए। 2 अंक है, 2 यहाँ लग गया। अब ये लाख में गिनती है तो लाख में उत्तर आएगा, क्योंकि ये लाख था ना, तो ये उत्तर क्या आएगा? 12 लाख। 12 लाख हमारा आंसर आ गया। ये पॉइंट लगा हुआ भी यहाँ पे, ये 2 जीरो हैं, ठीक। तो 12 लाख आपका आंसर आ गया। वो है ना कि बाद में आता ना कि जो बचा हुआ उसे पूंजी के हिसाब से बांटते हैं, ठीक है। देखो 2 ये हो गया, 3 ये हो गया, 5, टोटल कितना माना था? 20। तो बचा कितना? 15। तो बांटना 15 है तीनों में।
हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। दोबारा में क्या है कि इन्होंने कहा कि पूंजी का अनुपात है भाई 30 लाख, 20 लाख और 1 लाख, तो 3:1 का अनुपात आ गया पूंजी का। ठीक है, अब ये बोले हैं कि जो ए और बी हैं वो एक्टिव हैं, नहीं काम करते हैं। जब काम करेंगे तो जो प्रॉफिट है उसका 10% तो तनख्वाह में ए ले जाएगा और जो बी है वो 15% ले जाएगा। अब 10% और 15% का जो हमने फ्रैक्शन तोड़ लिया वो 1/10 आ गया और 3/20 हो गया। यहाँ तक दिक्कत नहीं है। अब हम लाभ कितना मानेंगे? 100 तो मानेंगे नहीं, हम हमेशा वो चीज़ मानते हैं जो नीचे होती है और उनका एलसीएम होता है। तो 10 और 20 का एलसीएम कितना आ गया? 20। तो हमने माना जो लाभ हमारा कितना है? 20। और 20 का जब 1/10 करोगे तो 2 आएगा, यानी ए के जो तनख्वाह है वो 2 बनी है। 20 का जब 3/20 करोगे तो 3 आएगा, तो बी की जो तनख्वाह वो 3 है। अब 3 और 2 5 हो गए, 20 टोटल है, तो बचा कितना? 15 और ये बटेगा। अब 15 जो बढ़ता है वो इस अनुपात में बढ़ता है जो यहाँ पे होता है, यानी 15 में भाग देना है 3, 2, 5 और 1 6 का। अब 15 में 6 का भाग जाएगा, कटेगा नहीं, पॉइंट में आ जाएगा। तो हम क्या काम करते हैं? 6 और 15 को बराबर कर लेते हैं, और 6 और 15 को बराबर करने का तरीका इनका एलसीएम जो कि होता है 30। तो 30 के लिए हम 5 से गुणा करोगे, वहाँ 2 से गुणा करोगे, तो 2 गुणा फिर सम में होगी और 5 गुणा फिर सम में होगी। अब बन गया 30। अब 30 में 30 का भाग दोगे तो एक बार कटेगा। अब 1 की गुणा 5 में करोगे तो 5 ही आएगा, 1 की गुणा 10 में करोगे 10 ही आएगा, 1 की गुणा 15 में करोगे 15 आएगा, यानी सेम टू सेम हो जाएगा। फिर आगे कुछ नहीं करना होता। जब ये बराबर हो जाते हैं तो सेम लिख देते हैं बिल्कुल, कि ए को 15 मिलेगा, बी को 10 मिलेगा, सी को 5 मिलेगा। अब इनकी हमें तनख्वाह भी जोड़नी पड़ेगी, जो कि अलग लिखी हुई है। ए की 4 है और बी की 6 है। जब हमने तनख्वाह जोड़ दी तो ये 16 बना, ये 19 बना। अब तो मैं किसी एक का मान देगा, जैसे सी का मान दे रखा 3.75 लाख, तो बी का मान पूछा है, तो जिसका मान पूछते हैं इसकी गुणा करते हैं, इसका भाग हो गया, तो कितना आ गया? 12 लाख। कोई दिक्कत तो नहीं है? मिटा दें हम तो? कोई क्रॉस क्वेश्चन? मिटा देना? नहीं है। आपका जो अध्ययन है वो साउंड होना चाहिए, गहरा होना चाहिए। जब आप पढ़ते हैं ना साझेदारी, तो साझेदारी का मतलब ये नहीं कि ऊपर ऊपर से हलवा हलवा खा लिया। थोड़ा चने भी चबाओ, मेहनत भी करो, बड़े सवाल भी करो। तो जब बड़े सवाल करोगे, मेहनत करोगे, तो फिर आप निश्चिंत हो जाओगे सफलता के लिए। और जब डर डर के पढ़ोगे तो ना जी वो सवाल करो जो कांस्टेबल में ही आते हो, है ना, इन्हीं सवालों की कोई जाति नहीं होती। आप पढ़ो, गहराई से पढ़ो, क्या दिक्कत है ना? चना मिल रहे हैं, नमक मिल रहा है, रिफाइंड मिल रहा है ना, हलवा बनाओ, आराम से रखाओ। देखो, तो इस सवाल में कोई बड़ी बात नहीं है, इतना सिंपल सवाल है ये। अगर आप इसका स्टेप जानते होंगे तो कोई बड़ी बात नहीं है सवाल में, बहुत सिंपल सवाल है। इसमें लिखा हुआ है कि भाई ए जो है एक्टिव है और ए क्या काम करता है? 4000 रुपये निवेश करता है और 8 महीने बाद फिर 2000 रुपये निवेश करता है। तो 8 महीने तक, बात नहीं बेटे, बात नहीं, ध्यान दो। जो ए है, जो ए बंदा है, वो कितने रुपए लगा रहा है? 4000। अब 4000 को जब तुम 8 महीने तक लगा दोगे तो 32,000 हो जाएंगे। गुणा 8 कर दोगे भाई, गुणा आपने 8 कर दिया तो कितना हो गया? ये 32,000 हो गया। कोई दिक्कत है यहाँ तक? फिर ये कहते हैं कि जब 8 महीने हो गए तो 2000 और लगा दिया, तो 4000 पहले से थे। जब 8 महीने हो गए तो अब कितने हो जाएंगे? 8 महीने बाद 6000। अब हो जाएंगे ये 6000, और ये 4 महीने और रहेंगे तो 24,000 हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत है? बताओ, दिख रहा ना यहाँ तक? हैं? 4000 तो है ही है, 4000 में 2000 जोड़ दो, 2000 रुपये का निवेश करता है कि ना, 8 महीने बाद फिर 2000 रुपये का निवेश करता है। तो 4000 तो पहले से ही है, 2000 और जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 6000 ना हो जाएगा। और 8 महीने पहले थे तो नहीं, पैसे पैसे में प्लस होगा। 32,000 तो लाभ बनेगा बाद में, पूंजी गुणा समय लाभ बनता है वो। ठीक है, अभी वर्ष के अंत में की बात करता है ना ये, ठीक है ना। तो देखो लिखा है, यदि वर्ष में, वर्ष का मतलब 12 महीने में, तो 8 महीने पहले हो गए, तो 8 महीने पहले कितने महीने बचे? फिर बाद में 4 बचे। कोई दिक्कत नहीं है, पहले ये वाली लाइन क्लियर कर लो, यहाँ तक कोई परेशानी नहीं होता। क्लियर है यहाँ तक? 8 महीने ये, 4 महीने 12 महीने हो गए। पूंजी गुणा समय लाभ होता है। बात आ गई समझ में? ठीक है। अब बी का देखो भाई,
जो बी है वो कितने लगा रहा भाई, बी इसमें 5,000 रुपये का निवेश करता है, तो बी ने कितने रुपए लगा दिए भाई, 9 महीने अब 9 महीने तक तो ये रहेंगे, तो 9 की गुणा कर दो भाई, ठीक है, 9 की गुणा कर दो तो कितना आ गया भाई, 45,000 आ गया। जब 9 महीने बीत गए तो इसने 2,000 रुपये निकाल लिए, तो अब कितने बचे इसके भाई, 3,000 बचे। जब 3,000 बचे तो महीने कितने बचे, 9 महीने ये रहे, तो 3 ये रहे, तो 3 तिया 9,000। इन्हें आप ऐड कर दो, जब आप ऐड कर देंगे तो 32 और 24 कितना हो गया, 56,000 हो गया भाई, और 45 और 9 54,000 हो गया। इन्हें छोटा कर देते हैं भाई, 28 और यहाँ तक कोई तकलीफ हो तो बताओ, यहाँ तो कोई समस्या नहीं है, बड़ा स्टेप आराम थे। मैं आगे तभी बढ़ूँ, पहले तुम यहाँ से क्लियर कर दो, फिर कहो जी दोबारा शुरू समझाओ। ये जो है बोलता ना वर्ष में 12 महीने होंगे, तो 12 महीने में 9 महीने ये रहे और फिर 3 महीने और बचते हैं, तो ये समय है। और पूंजी में जब समय गुणा करते तभी लाभ निकल के आता है। नहीं, ये तो हमें 5-5 करके बचाना। अब जब 9 महीने हो गए तो अब जो आएंगे वो 3-3 करके चलेंगे, है ना भाई। आपने 9 महीने तक 5-5 रखे, जब 9 महीने हो गए तो 9 महीने बाद अब 3-3 रह जाएंगे, तो 3-3 के हिसाब लगाओगे। अब जब बाद में ऐड कर देंगे, ठीक है ना। ये तो 9 महीने का टोटल है 45, हर महीने का थोड़ा ना है, 9 महीने का टोटल है 45। अब दोनों का हमने जोड़ दिया तो ये अनुपात बन गया, और ये जो अनुपात कहलाएगा लाभ का अनुपात कहलाता है। लाभ का क्यों कहलाता है, क्योंकि पूंजी गुणा समय लाभ ही होता है। आगे बढ़ें। अब इन्होंने बोला कि जो ए है वो एक्टिव है, और एक्टिव होने की वजह से क्या करता है, प्रत्येक महीने 100 रुपये लेता है, और जब प्रत्येक महीने 100 रुपये लेगा तो 12 महीने में 1200 तो इसे चाहिए, है ना। और टोटल प्रॉफिट कितना, 6500। तो ए क्या काम करता है, ए जो है 100 महीने के हिसाब से 1200 रुपये तो ले लेगा, और कुल लाभ कितना है 6700। तो 1200 तो इसके खाते में चले गए, तो बचे, तो बटेगा कितना, 5500 बटेगा। और किस रेशो में बटेगा, इस रेशो में बटेगा। और 28 और 27 कितने होते हैं, 55। तो 5500 में 55 का भाग करो, और जिसकी पूछे इसकी गुणा करो, बी की पूछे 2700 तो कितना आ गया, 2700 हमारा प्रॉफिट आ गया बी का। ये आंसर आ चुका है। कुछ भी नहीं था, आप देख के इसको पैराग्राफ को डर गए, कुछ भी नहीं था वास्तव में इसमें। चलो जी करते हैं। देखो इसमें क्या बोला हुआ सवाल के अंदर, कि जो कुल पूंजी का 1/4 भाग 1/4 समय के लिए, बी 1/5 भाग 1/2 समय के लिए, सब चीज़ें बटे में है। तो हम क्या काम करते हैं, जैसे हम पूंजी की बात करते हैं तो पूंजी क्या मानी गई है भैया, हम मान लेंगे माना पूंजी 20, क्योंकि 4 और 5 का जो एलसीएम में कितना आता है 20। और समय की बात अगर करें तो समय आप चाल लो 12 महीने, कोई दिक्कत नहीं है, 12 महीने मान लो, या फिर इनका एलसीएम भी मान लेंगे, कोई परेशान नहीं है, ठीक है, जो भी आप मानना चाहो। बात समझ में आ गई। समय आप चाहे तो 4 और 2 कैल्शियम 4 भी मान सकते हैं, कोई ऐसा बड़ा इशू नहीं है, आंसर आ जाएगा। अब ये कह रहा है जो पूंजी है वो 20 है ना। तो कुल पूंजी का 1/4 भाग, यानी हम जब ए की बात करेंगे तो ए क्या काम करता है, कुल पूंजी का, कुल पूंजी कितनी है 20, तो 20 का कितना है 1/4 भाग, तो 1/4 कितना हो गया 5। अब समय कितना है इसका 1/4 समय के लिए, है ना। अभी क्या ये पूंजी आई है, फिर हम समय निकाल लेंगे। तो जो बी का समय आएगा, हम सॉरी ए का जो समय आएगा, ए का समय कितना आएगा 12 का 1/4 कितना हो गया 3। कोई दिक्कत है यहाँ तक। अब एक आ गया बी की बारी आई। बी देखो, बी कितना है 1/5 भाग, यानी पूंजी कितनी है 20, 20 का 1/5 कितना हो गया 4। और बी का समय देखो, समय कितना 12, 12 का 1/2 कितना हो गया 6। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, ए भी हो गया बी भी हो गया। अब कौन है सी, सी का समझो, सी क्या काम करता है शेष, बाकी पूंजी का मतलब शेष पूंजी। तो सी के लिए कितना बचा हुआ है, ए के लिए 5 ये रहा, 4 ये रहा, तो सी के लिए बचाएगा 20 - 9, है ना। तो सी क्या काम करेगा 20 - 9 कितना
11, और पूरे समय के लिए पूरा समय कितना है 12 महीने। पूरा समय तो 12 महीने ही भाई, बोला भी हुआ है कि सी बाकी पूंजी पूरे समय के लिए लगाता है, जो टोटल समय है। तो बाकी पूंजी कितनी बची 5 और 4 9, 20 में से 9 माइनस कर दोगे तो 11 आएगी। अब आपके पास में ए बी सी की पूंजी भी है और इनका समय भी है। तो लाभ क्या होता है, पूंजी गुणा समय होता है। लाभ क्या होता है, पूंजी गुणा समय। तो लिख दो भाई लाभ बराबर पूंजी गुणा समय, लाभ बराबर पूंजी गुणा समय। ठीक है जी। अब इनके ए बी सी तीनों की पूंजी लिखो, तीनों का समय लिखो, गुणा कर देना। ए बी सी, ए की पूंजी कितनी है 5, ए का समय कितना है 4, बी की पूंजी कितनी 3 है, ये ए है, बी का कितना है भाई 4 गुणा 6, और सी का कितना है 11 गुणा 12। कोई दिक्कत तो नहीं है। ये 3 का भाग चला जाएगा जी, 3 एकम 3 दूनी 3 चौक, अब भाग नहीं जाएगा। इनका अनुपात कितना आ गया 5 एकम 5, 4 दूनी 8 और 11 चौक, ये अनुपात आ गया, लाभ का अनुपात आ गया। बांटने का तरीका क्या होता है, जोड़कर भाग देना है। किस में भाग देना है 1140 में। जब 1140 में भाग दोगे, 1140 में किसका भाग दोगे 8 5 13, कितना आ गया 57, तो 20 बार कटेगा। और जब इसमें 20 की गुणा करोगे तो ये 100 आएगा, जैसे 20 की गुणा करोगे एक तो 60 आएगा, और जब 20 में इसकी गुणा करोगे तो 880 आएगा। ये तीनों के लाभ हो गए, यानी ये ए है, ये बी है और ये सी है। और 4 और 5 का एलसीएम 20, जो नीचे वाली संख्या होती है उनका एलसीएम मानते हैं। ठीक है, आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी, कैलकुलेशन कभी परेशान नहीं करेगी। सी में से घटा दी हमने, सी बाकी पूंजी कौन सी है, जो ए और बी के अलावा बची है, जो ए और बी के अलावा बची है। बाकी पूंजी तो होगी ना, तो ए की कितनी है 5, इन दोनों घटा दिए, 5 और 4 9, 20 में से 9 घटा दिए तो 11 आ गया। ठीक है भाई, चलो भाई करते हैं फटाफट से, इतना समय नहीं है ना। तो हम क्या मानेंगे भाई 1/2 और 1/3 का एलसीएम कितना मानेंगे 6, तो माना पूंजी कितनी हो जाएगी 6, माना पूंजी 6, माना पूंजी कितनी है 6, और कुल समय हम कितना मानेंगे 12। हम संख्या ऐसी होती, मान लो 3/5 समय करता तो फिर 12 नहीं मानते, फिर 5 से कटने वाली संख्या मानते हैं। जैसे हम 3/5 है ना, तो 5 से कटने वाली संख्या मानते हैं। ठीक है, भाई मान लो समझो 3/5 समय दे देता तो 5 से कटने वाली संख्या मानते, 10 मान लेते। क्लियर हो गया, अब तो दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, मैं आगे के लिए बता रहा हूँ कि अगर संख्या ऐसी मानी जो कट जाए। अब जब ए की बात करेंगे तो हमें जो ए है वो कितना ले रहा है भाई कुल पूंजी का 1/2, तो ए जो कर रहा है वो 6 का 1/2 कितना होता है 3, और इसका समय कितना है, तो पूंजी होगी भाई, और समय लो भाई इसका समय ए का कितना भाई 12 का कितना है 3/4, तो कितना आ गया 4 तिया 12 3 तिया 9। अब बी की बात करते हैं, जो बी के हिस्से में कितना है, बी ने कुल पूंजी का 1/3 भाग, यानी 6 का 1/3 कितना होता है 2, और बी का समय देखो भाई 1/2 भाग, तो 12 का 1/2 कितना होता है 6। अब सी जो होगा वो शेष भाग, तो सी का शेष भाग कितना बचा, कुल भाग कितना 6 में से घटा दो, 3 + 2 कितना हो गया 6 में से 5 के कितना आ गया 1 आ गया, और सी का समय कितना आ गया पूरे समय के लिए तो 12 आ गया। अब इनकी गुणा कर दो भाई ए बी सी की, है ना, ए बी और सी, 3 × 9 हो गया भाई, ये 2 × 6 आ गया, ये 1 × 12 आ गया। ठीक है, किससे कट जाएगा 3 से, 3 एकम 3 3 दूनी 6 3 चौक, अब नहीं कटेगा, तो कितना बचा यहाँ पे ये 9 4, और यहाँ पे कितना बचा 4 बचा है, 9 और 4 13 4 17, कितना बांट रहा है जी 510। तो 510 को बांटने का तरीका क्या है 510/17, किसका पूछा था ए का, तो 9 गुणा कर दो भाई, 17 × 51 9 तिया 270, आपका आंसर आ गया। एक जैसे सवाल थे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से तो।